हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम बांकेलाल की एक और नई कॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्सें अपलोड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है इसका पहला पेज, आप देख सकते हैं। षड्यंत्रतिका बांकेलाल की पहली कॉमिक्स है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। चलिए देखते हैं। षड्यंत्रिका। राजा, रानी, मंत्री, संतरी, सैनिक, बांकेलाल, दास दासियां, दरबारी, सेनापति, प्रजा सभी रो रहे थे, क्योंकि आज राजा विक्रम सिंह के स्वर्गीय माता रानी मटकालता की 25वीं पुण्यतिथि थी। विशालगढ़ की परंपरा अनुसार किसी भी राजकीय व्यक्ति की पुण्यतिथि पर 50 तक की गिनती तक विलाप करना आवश्यक है। 20, 21, 22, हम आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं माता श्री। हे माता श्री, देखो तुम्हारे पुत्र विक्रम सिंह तुम्हारे वियोग में किस प्रकार फूट फूट कर रो रहा है। अपने पुत्र को भी अपने पास बुला लो। 48, 49 और 50 टन। 50 की गिनती पूर्ण होते ही सेनापति एक घंटा बजा देता है, जिसकी आवाज़ पूरे विशालगढ़ में गूंजती थी। इस घंटे का स्वर सुनते ही विशालगढ़ वासी अपने अपने घरों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर महल पहुंचना आरंभ हो जाता था। महल में 56 प्रकार के भोग पकवान बनाए जाते थे और उनका भोग रानी मटकालता को लगाया जाता था। माता श्री, भोग स्वीकार करे, सामने रख दो पुत्र, और इससे मेरा क्या होगा। और भोजन लाओ। ही। बांकेलाल, माता श्री ने मुझे भोजन का थाल सामने रखने को कहा और भोजन लाने का कहा। और भोजन लेकर विशालगढ़ वासी आ रहे हैं महाराज। ही। हम यह दिन कभी नहीं भूल सकते महाराज, क्योंकि मरते मरते रानी जी ने कहा था कि अगर उनकी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा उन्हें ढेर सारा भोजन ना खिलाया गया तो वो दोबारा जीवित हो जाएंगी। और पूरा विशालगढ़ जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रानी जी जब जीवित थी पूरे विशालगढ़ में भूखमरी फैली रहती थी, क्योंकि विशालगढ़ का सारा अनाज तो रानी जी के पेट में चला जाता था। हाँ बांकेलाल, यह बात तो सच है। उस समय मुझे भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। तब मेरे साथी मुझे गिल्ली कहकर चिढ़ाते थे। फिर बाद में सहपाठी मुझे प्यार से हाथी पुकारने लगे थे। ही। ना जाने स्वर्गीय कहकर सब कब पुकारेंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। बाके, तुमने कुछ सुना? माता की प्रतिमा कह रही है कि वाह, क्या खुशबू आ रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि भोजन की सुगंध से आपकी भूख भड़क रही है, इसीलिए आपको भ्रम हो रहा है। आइए हम भी भोजन कर ले। ठीक है बांकेलाल, चलो। अरे यह क्या, पीछे से यह जूठे पत्तल किसने उछाले? और भोजन चबाने के चबर चबर के स्वर भी आ रहे हैं, मगर पीछे तो कोई भी नहीं सिवाय उस मूर्ति के। तो क्या भोजन के पश्चात पत्तल मूर्ति ने उछाले हैं? किंतु मूर्ति भोजन का सेवन कैसे कर सकती है? भोजन का सेवन मूर्ति नहीं, मेरी माता श्री कर रही है बांकेलाल। किंतु हमारी उपस्थिति में अब माता श्री भोजन के पत्तल नहीं उठा रही है, तो फिर शीघ्र ही यहाँ से चलिए महाराज। हाँ बांकेलाल, तुरंत चलो, और अब यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। ही। विक्रम सिंह और बांकेलाल के वहाँ से जाते ही आज पेट भर कर खाऊंगी। ही। मरने से पहले जितना खाना हो खा लो। ही।
तेरी पोल पोल तेरी पोल मुझ पर अभी खुल गई थी जब मैंने तेरे मुंह पर भोजन का कण लगे लगे देखे थे। ही। बता कौन है तू दुष्ट, और रानी मटका लता की मूर्ति का वेश धरकर यहाँ क्या क्यों बैठी है? बताती हूँ, लेकिन पहले भाला पीछे करो और मुझे कुछ थोड़ा बहुत खाने दो। ही चबर चबर, तुम तो सारा भोजन खा गई, अभी तो मेरा नाश्ता ही भी पूरा नहीं हुआ। ही। भोजन के उपरांत बिना ढकार मारे ही मूर्ति बन बैठी स्त्री ने कहना आरंभ किया, भाग्यलाल जी, मैं एक निर्धन स्त्री हूँ। मुझे लोग षड्यंत्रिका के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मेरे पति का नाम षड्यंत्र है। आज से 50 बरस पूर्व मेरे पति षड्यंत्रक ने विशालगढ़ का रुतबा तख्ता पलटने की चेष्टा की थी। और यह तख्ता तो बड़ा भारी है, पलट ही नहीं रहा है। और एक सांप के कारण मैं केवल उसी तख्ते पर बैठ सकती हूँ जिसे मैंने अपने पैसे से स्वयं ही बनाया हो। यह तख्ता नहीं पलटा तो मैं अपना तख्ता यहाँ नहीं रख पाऊँगा और ना ही इस पर बैठ पाऊँगा। मेरे पति ने षड्यंत्र करके राजा विक्रम सिंह सहित महल के सभी लोगों की छुट्टियां बिताने के लिए हवेल द्वीप पर भेज रखा था। जल्दी करो, तख्ता पलटो, अन्यथा कहीं राजा वक्त से पहले आ गए तो हमारी खैर नहीं। किंतु दुर्भाग्य से हवेल द्वीप राजा विक्रम सिंह के वहां पहुंचने से पूर्व ही ज्वार भाटे में डूब गया और राजा महल में लौट आया। अरे कमबख्त षड्यंत्रक, तू मेरा तख्ता पलटने की चेष्टा कर रहा है। मेरे पति की तलाशी में उसके पास मिली पुस्तक। यह तो व्यंजन पुस्तक है। व्यंजन पुस्तक तो रसोइया के पास होती है। महाराज, यह व्यंजन पुस्तिका नहीं, षड्यंत्र पुस्तिका है। दम आलू की विधि पढ़कर सुनाता हूँ। शत्रु का दम आलू बनाने के लिए पहले उसकी आंखों में मिर्ची झोंको, फिर उसके सिर पर एक मजबूत डंडे से प्रहार करो। वे जमीन पर गिर कर ऐसे ही तड़पेगा जैसे तवे पे गर्म घी में पानी छिड़क दिया हो। ही। उसका काम तमाम होते ही उसके शव को हरे धनिया से सजाकर चील कौओं को परोसो। ही। हमारा तख्ता तो यह पलट नहीं पाया, किंतु षड्यंत्र पुस्तिका लिखने के अपराध में इसे आजीवन कारावास में डाल दो। किंतु इस पुस्तिका का क्या करूं? यह किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसे जला दो। नहीं, षड्यंत्रिका को मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है। बहू, मेरे पति को आजीवन कारावास मिल गया। तुमने षड्यंत्र करते समय यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारी संपत्ति भी महाराज ने जब्त कर ली है। अब मुझे कौन खिलाएगा? इतना सब बताने के बाद ही षड्यंत्री ने कहा, बांकेलाल जी, कई दिन से मैंने भरपेट भोजन नहीं किया था। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि ढल्लन कुम्हार रानी मटका लता की मूर्ति बना रहा है और उसे ढेरों भोजन का भोग लगेगा, तो अपने शरीर पर मिट्टी की परत लगाकर एक रात चुपके से मूर्ति के स्थान पर मैं आकर बैठ गई। बांकेलाल जी, कृपया मेरा भेद ही रहने दें, अन्यथा महाराज मुझे आजीवन कारावास दे देंगे। बहू, यह षड्यंत्रक तो मेरे काम का आदमी साबित हो सकता है। ठीक है, तुमने मुझे बहुत सी लाभकारी जानकारियाँ दी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी
पोलपट्टी अब महाराज के सामने नहीं खोलूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से भगाने की भी कोई ना कोई तरकीब सुबह तक सोच ही लूँगा। तब तक ऐसे ही पड़ी रहो। ही। बांकेलाल का मस्तिष्क अब बड़ी तेजी से चल रहा था। हाथी के बच्चे ने अगर षड्यंत्रक की लिखी पुस्तक षड्यंत्रिका को जलवा ना दिया होता तो उसे पढ़कर मैं उन षड्यंत्रों का प्रयोग मोटे मुच्छड़ के खिलाफ करता। बांकेलाल विक्रम सिंह के पास पहुंचा। और बांकेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि अपनी माता श्री की प्रत्येक 5वीं पुण्यतिथि पर हम कुछ ऐसे कैदियों की रिहाई करते हैं जिनमें कुछ सुधार आ रहा होता है। ही। ऐसे कैदियों की रिहाई आज भी होगी। आओ मेरे साथ। मैंने सभी कैदियों के कार्यकलापों व उसके सुधारों की सूची बना ली है। इनमें से षड्यंत्रक कौन होगा, इस सूची में आधार पर कैदियों की रिहाई होगी। ही। तो फिर सूची को पढ़ना आरंभ करो। ही। महाराज, मैं डाकू गुर्राहट सिंह है। महाराज, यह डाकू गुर्राहट सिंह है, जिसे 5 वर्ष पूर्व पकड़ा गया था, किंतु जब से यह कारागार में आया है इसने एक भी डाका नहीं डाला है। ही। क्या एक भी डाका नहीं डाला है? ही। तो यह सचमुच सुधर रहा है। इसे रिहा होने वाले कैदियों की सूची में डाल दो। ही। वाह। ही। बेटे बांकेला, तुझे षड्यंत्रक को छुड़वाना ही होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ही। अरे, इस साधु को कारागार में किसने बंद किया? महाराज, यह साधु नहीं, यह मशहूर चोर चक्कलास राम है। यह चक्कालास का राम है, जो किसी समय आँखों से काजल भी चुरा लेता था। ही। किंतु जेल में रामायण पढ़ कर यह साधु बन गया है। अब यह रामायण उसे मुँह जुबानी ही याद हो गई है। जामंत के बचपन सुहाय मुनि हनुमते हृदय अति भाए, तब लाही मोहि परी कोहू तुम ही भाई। इसे भी मुक्त कर दो। महाराज, यह खून के अपराध में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहा है। इसमें सुधार हुआ या नहीं यह कैसे पता चलेगा? यह मच्छर मार रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी हिंसा प्रकृति अभी भी खत्म नहीं हुई। बांकेलाल ने बिल्कुल ठीक पहचाना। इसे दंड भुगतने दो। ही गुर्र। और बांकेलाल, इसे तो आप भी नहीं भूले होंगे। यह है षड्यंत्रक, जिसने आपका तख्ता पलटने की चेष्टा की थी और षड्यंत्रिका पुस्तक भी लिखी थी। षड्यंत्रक वो मारा। ही। इसमें कोई सुधार नजर आया? केवल इतना कि अब यह अच्छे चाल चलन पर एक पुस्तक लिख रहा है। षड्यंत्रक को ऐसा शोभा नहीं देता। 3 चीजें पर्दे में रहनी चाहिए, भोजन, धन व स्त्री। 3 चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। मृत्यु, गहना और अतिथि। 3 चीज़ों की कमी छोटा मत समझो। कर्जा, मर्ज और फर्ज। 3 चीज़ें सभी को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। किंतु तुमने मुझे प्रमाण नहीं किया, जबकि अच्छे चाल चलन की पुस्तक के रचयिता को तो यह बात अवश्य ही पता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें और सुधार की आवश्यकता है। महाराज, सूर्यास्त
हो गया है। नियम अनुसार कैदियों की रिहाई की घोषणा सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जाती, किंतु मेरा षड्यंत्र तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। गुर्र उसी रात। यह तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ षड्यंत्रक। मुझे तुम्हारी स्त्री ने ही तुम्हारे विषय में बताया है, जिसे सुनने के बाद मैंने तुम्हें स्वतंत्र कराने का निश्चय किया है। किंतु अब यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक मैं राजा का तख्ता पलटकर स्वयं राजा न बन जाऊं, और यह काम मैं तुम्हारी मदद से करना चाहता हूं, किंतु कारागार में रहकर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? तुम मुझे षड्यंत्रों की जानकारी पुस्तिका लिख कर दो। पुस्तिका लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तिका तो मैं लिख चुका हूँ। ही। यह लो, यह रही षड्यंत्रिका। इसमें 101 षड्यंत्रों की जानकारी भरी है। ओह, फिर तो मेरा कार्य बन गया। अब तुम अतिशीघ्र अपनी रिहाई की प्रतीक्षा करो। मेरे राजा बनने की तुम बनोगे विशालगढ़ के सेनापति। ही। बांकेलाल अतिशीघ्र अपने कक्ष में पहुंच गया। अब तुरंत षड्यंत्रिका को पढ़ डालता हूँ। अगले दिन समूचे महल में हंगामा मच गया था। यह देखिए महाराज, सारा भोजन गायब है और जूठे पत्तल व थाली बिखरे पड़े हैं। हर कोई कह रहा है कि भोजन उसने नहीं खाया और मूर्ति भोजन खा नहीं सकती। इसका अर्थ हुआ कि माता श्री ने सारा ही भोजन ग्रहण कर लिया। ही। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ सेनापति, हमारी माता श्री ने ही यह भोजन ग्रहण किया है। मैंने और बांकेलाल ने भी देखा है। किंतु महाराज, यह बांकेलाल जी कहाँ हैं? मैं भी तो यही पूछने वाला था। इसका जवाब मेरे पास है। राक्षस, हा। मेरा नाम जम है और बांकेलाल मेरे कब्जे में है। ही। सेनापति, इसे मौत के घाट उतार दो। सैनिकों, आगे बढ़ो। ठहरो, अगर किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बांकेलाल की जिंदगी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि बांकेलाल को मैंने कहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। अगर यहाँ मुझे कुछ हो गया तो बांकेलाल भी वहाँ भूखा प्यासा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। ही। किंतु तुम क्या चाहते हो? मुझे वे पेटू मूर्ति चाहिए। रानी मटका लता की आत्मा जहाँ भी होगी मैं उसे बुलाऊंगा, और जब उसे मूर्ति में प्रविष्ट करा कर उसे जीवित करूंगा, उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा शासन होगा। जो मेरा कहा नहीं मानेगा वह भूख का आतंक मचेगा, क्योंकि सारा भोजन चट कर जाएगी रानी मटका लता की मूर्ति। सेनापति, क्या तुम्हारा दिमाग इस विपत्ति से निपटने की कोई तरकीब सोच सकता है? बहू, अभी तो मैं सोच ही नहीं रहा महाराज। अगर बांकेलाल की जिंदगी संकट में ना होती तो अवश्य सोचता। बहू, ओ मूर्ति, चल उठकर खड़ी हो जा। मैं तुझे महल से बाहर ले जाने आया हूँ। ही। अरे, मेरी सास की मूर्ति तो सचमुच उठकर उसके साथ चल पड़ी। यह तंत्र मंत्र की शक्ति जानता है। अगर हमने उसे रोकने की चेष्टा की तो यह तबाही मचा सकता है। हा। बांकेलाल को छुटकारा आने दो, फिर इसका प्रबंध करेंगे। उधर तुम मुझसे घबरा तो नहीं रही? मैं राक्षस नहीं, बांकेलाल हूँ। पहले तो मैं भी तुम्हें देखकर भयभीत हो गई थी, किंतु फिर समझ गई कि तुम बांकेलाल ही हो, क्योंकि केवल तुम ही जानते थे कि मैं तुम्हारे आदेश पर उठकर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ही। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो, किंतु जाने से पहले नदी में स्नान करके अपने शरीर पर चढ़ी मिट्टी हटा लेना। ही।
अब शीघ्र ही मैं तुम्हारे पति को भी स्वतंत्र करा दूंगा। ही। चल बेटा बाकेलाल, झूठी कहानी के आधार तो बन गया। अब अब बुन ले षड्यंत्रों का जाल, जिसे तूने षड्यंत्रिका को पढ़कर तैयार किया है। ही। फिर शीघ्र ही। महाराज, अरे बाकेलाल आ गया। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ महाराज, किंतु विशालगढ़ के साथ साथ पूरी धरती संकट में है और केवल 3 दिन में ही हमें इस संकट को हल करना होगा। हम भी यही सोच रहे थे कि इस संकट से कैसे बचा जा सकता है। इस संकट में एक ही तरीका से बचा जा सकता है, और वे तरीका है कि दुष्ट जमाजम को ढूंढकर उसकी मनसा पर पानी फेर दिया जाए। किंतु हम उसे ढूंढेंगे कहाँ पर? जहाँ उसने मुझे कैद कर रखा था, वहाँ पर उसने 4 स्थानों का नाम लिखा था। वे इन 4 स्थानों पर हो सकता है वे मूर्ति को लेकर वहीं पर गया होगा। और इसमें आपके सिवाय कोई अन्य नहीं, और उसे आपके सिवाय कोई अन्य नहीं मार सकता। तुम मुझे उन 4 स्थानों के विषय में बताओ। ऐसे दुष्ट को मैं स्वयं ही अपने हाथ से मारूंगा। इस अभियान में प्रत्येक पल मैं आपके साथ रहूंगा महाराज। मैं भी नहीं सेनापति, अगर तुम भी हमारे साथ चले गए तो फिर यहाँ की देखभाल कौन करेगा? जब बाकेलाल मेरे साथ है तो फिर भय कैसा? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जल्दी ही महाराज। हम पहले स्थान यानी नारियल द्वीप के निकट पहुँच चुके हैं और नौका भी खड़ी है। नारियल द्वीप पर जाने वालों के लिए विशेष सूचना। कृपया नौका पर एक समय में 200 सेर से अधिक भार न ढोएं, अन्यथा यह डूब जाएगी। ही। महाराज, इस सूचना पट्टी पर लिखी सूचना के हिसाब से नौका पर सवार होने से पूर्व हमें अपने अपने वजन तोलने होंगे। ही। पहले मैं अपना भार तोलता हूँ, आप दूसरे पल्ले पर बांट रखें। ही। बाकेलाल, तुम्हारा वजन तो 35 सेर निकला, जिसमें से 5 सेर भार तुम्हारे कपड़े व जूते के का होगा। ही। गुर्र। अब मैं आपकी वजन तोलता हूँ। ही। और यह 80, 90, पूरे 100। महाराज, आपका भार 200 सेर निकला। नारियल द्वीप पर जाने वालों के लिए विशेष। बुहू, महाराज, मैं आपके साथ नारियल द्वीप पर नहीं जा सकता, क्योंकि यह नौका केवल 200 सेर भार उठाने में ही सक्षम है। बुहू। ही। जबकि हम दोनों का भार मिलाकर कुल भार बनता है 235 सेर। ही। बाकेलाल, हम भी राजा ऐसे वैसे ही नहीं हैं का क्या मतलब महाराज? जवाब में राजा विक्रम सिंह ने अपने वस्त्र उतारने आरंभ कर दिए। बाकेलाल, तुम भी अपने वस्त्र उतारो। ही। ये मोटू कर क्या रहा है? कहीं यह तैर कर जाने की तो नहीं सोच रहा? बहू, महाराज, नारियल द्वीप पर तैर कर पहुंचना असंभव है। बहू, मोटा अपने साथ साथ मुझे भी ना मरवा दे। तुम वस्त्र तो उतारो, फिर बताता हूँ। ही। विक्रम सिंह ने अपने सभी वस्त्र और जूतियाँ तराजू पर रखे और बाकेलाल, मेरे राजमुकुट, वस्त्र और जूतियाँ का भार है 40 सेर। ही। अब तुम भी अपने वस्त्र और जूतियाँ तराजू के पल्ले पर रख दो। ही। वे मारा बाकेल, तुम्हारे वस्त्र और जूतियाँ का 10 सेर भार निकालकर हो गया 50 सेर। इसका मतलब तुम्हारा शरीर का भार 35 सेर ही है, हमारी महारानी के भार जितना। ही। अब इसमें से मैं अपनी तलवार उठा लेता हूँ, गुर्र, जो कि 5 सेर की है। बाकेलाल, कुछ समझा? ही। हम दोनों का कुल भार 235
35 सेर था, जिसमें से हमारे वस्त्र इत्यादि का 35 सेर भार घटाकर रह गया 200 सेर भार, और यह नौका 200 सेर ही उठा सकती है। ही। यानी अब हम दोनों ही इस पर सवार होकर नारियल द्वीप जा सकते हैं। ही गुर्र। बांकेलाल, कम से कम मेरे दिमाग की दात तो दो। ही। वाह महाराज, क्या दिमाग पाया है। गुर्र, मोटा मुच्छड़ पाजी, लुच्चे लफंगे। पर हुन्ना तेरा की होऊंगा बाके लाल, क्योंकि यह षड्यंत्रिका के मुताबिक मैंने षड्यंत्र तो रच दिया तराजू, और नौका भी लाकर रख दी। 200 सेर वाली झूठी सूचना की पट्टी पर लिख दी, ताकि मुझे इस मनहूस के साथ नारियल द्वीप पर ना जाना पड़े, जहाँ पर संध्या के समय भयानक ज्वार भाटा आता है और इस द्वीप पर जो भी हो उसे अपने साथ बहा कर ले जाता है। फिर सुबह सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है, किंतु मोटे मुच्छड़ ने दिमाग लगाकर मुझे भी साथ जाने पर विवश कर दिया। बांकेलाल, बेटा, उस तीव्र ज्वार भाटे में तो तेरी हड्डी भी सरक जाएगी। बांकेलाल, नारियल द्वीप पर पहुंचने से पहले पानी में कूदकर किनारे की तरफ तैर लो, नहीं तो विशालगढ़ के सिंहासन पर तेरा सौ ही बैठेगा। बूहू। मन ही मन यह सोचकर बांके ने भोले शंकर का नाम लिया और आंखें बंद करके नौका से नीचे छलांग लगा दी। ओह, यह छपाक के स्थान पर धड़ाम का स्वर क्यों गूंजा। बूहू। उठो बांकेलाल, नौका से कूदने की ऐसी भी क्या जल्दी थी। ओह, इसका मतलब मैं पानी में नहीं गिरा और हम नारियल द्वीप पर पहुंच गए। सत्यानाश। बहू। बांकेलाल, नौका टूट गई। ओह, नौका ऊपर से मजबूत और नीचे से कच्चा थी, ताकि तू यहाँ से भाग ना सके। बूहू। बांकेलाल, यह तो सिवाय नारियल के पेड़ के कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पर जमजमा माताश्री की मूर्ति को लेकर नहीं आया। मोटे, तू समझता क्यों नहीं मूर्ख कि मैं ही जमाजम था। सूर्य अस्त होने को है बांकेलाल, यहाँ रुक कर अब क्या लाभ होगा। हमारे पास समय बहुत कम है, किंतु अब हम यहाँ से लौटेंगे कैसे। नौका तो टूट गई, क्या सूर्य अस्त हो गया। बूहू। बांकेलाल, सूर्यास्त के नाम से तुम भयभीत क्यों हो गए। वे महाराज, यह सोचकर घबरा गया था कि एक दिन निकल गया, अब हमारे पास जम को ढूंढने के लिए 2 दिन का समय शेष बचा है, जबकि हमारे लिए प्रत्येक पल बहुमूल्य है। ज्वार भाटा आने वाला है। जूम। यह तो ज्वार भाटा की आवाज़ है। सूर्यास्त होते ही ज्वार भाटा की विकराल लहरें उठती है और अपनी राह में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहा ले जाती है। ज्वार भाटा आ गया महाराज। क्या ज्वार भाटा। इस द्वीप पर बचने के लिए केवल नारियल का पेड़ ही है, क्योंकि यह आज तक नहीं डूबा है, ना तेज लहरों से उखड़ा है। पर बाके मेरे पाँव मेरे भारी शरीर के साथ रेत में धंसते जा रहे हैं और मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। भागना तो पड़ेगा महाराज, क्योंकि मैं आपको उठाकर तो भाग भी नहीं हो सकता। फिर चलना या भागना तो बहुत दूर की बात है। बांके बेटा, चढ़ जा पेड़ पर। ही। बांके हुन्ना आपा दी की होऊ। ज्वार भाटा की प्रचंड लहरों ने पूरे द्वीप पर पानी की चादर फैला दी। अरे बाप रे, इतनी ऊंची और विशाल लहरें, मोटे का तो नामो निशान भी मिट गया होगा। ही। ओह, पूरे द्वीप पानी में डूब गया और मोटा भी पानी में कहीं नजर नहीं आ रहा है। वे मारा मनहूस को पानी बहा कर ले गई।
बांकेलाल तुम ठीक हो ना? अरे यह तो मोटे की आवाज़ है। आवाज़ ऊपर से आ रही है, इसका मतलब मोटा सही जगह पर पहुंच गया है, यानी ऊपर नरक में। ही। मोटा पूछ रहा है तो जवाब दे देता हूँ। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ज्वार भाटा की लहरें ने आपको ऊपर पहुँचा दिया, इसका मुझे सख्त अफसोस है। ही। ऊपर तो पहुँचा दिया, मगर ऊपर यानी स्वर्ग में नहीं। ही। अब यह सोच बांकेलाल की हम नीचे कैसे उतरेंगे। ही। यह पेड़ पर तो अट अटका है और मैं समझ रहा था कि इसकी आवाज़ नरक से आ रही है। बहू, अबे लानती कद्दू, जा नीचे। ही। गुरु। सूर्यास्त तक सूर्योदय तक पेड़ पर लटके रहना उनकी विषमता थी। बांकेलाल, मुझे तो भूख लग रही है, नीचे मछलियों का भी का भी मछलियों को भी लगी है। मोटे, अबे कूदता क्यों नहीं, तेरा सत्यानाश जाए कमबख्त। बूहू। अरे वाह, नारियल भूख और प्यास दोनों का इंतजाम हो गया। किंतु महाराज, इसे फोड़ेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। आपका सिर नारियल से अधिक मजबूत है, इसी पर पटक कर फोड़ लें। ही। नारियल को सिर पर तो फोड़ूंगा, किंतु अपने नहीं, तुम्हारे। ही। उफ। वाह, नारियल चटक गया। बाके, तुम भी मुंह खोलो, थोड़ा नारियल पानी मैं तुम्हारे भी मुंह में टपका देता हूँ। अरे बांकेलाल कहाँ गया? बांकेलाल वह नीचे गिरा पड़ा है। सूर्योदय के साथ पानी भी उतर गया है और पूरा द्वीप फिर से नजर आने लगा है। ही। ची। राजा विक्रम सिंह भी आराम पूर्वक नीचे आ गया। बांकेलाल उठो, मैं तुम्हारे लिए भी नारियल तोड़ लाया हूँ। बूह। षड्यंत्रिका की षड्यंत्र बर्बाद हो गई। बूह। लो बांकेलाल, मैंने तलवार की नोक से नारियल में छेद भी कर दी है। मीठा व निर्मल नारियल पानी पियो। ही। दिल करता है इस नारियल को तेरी खोपड़ी पर पटक दूं, मुच्छड़। बूहू, मगर प्यास से तो मुझे भी लगी है। एकाएक विक्रम सिंह की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। अरे रेत में यह क्या चमक रहा है? बांकेलाल, यह तो हीरा है। हैं? यहाँ पर तो चारों ओर हीरे जवाहरात व मानिक बिखरे पड़े हैं। ही। हीरे हीरे, वे भी इतने बड़े बड़े और बहुमूल्य। इतना बड़ा खजाना तो किसी राजा के पास भी नहीं होगा। हम मेरा खजाना भी ऐसे 4 हीरो की कीमत के बराबर होगा। ही। खजाना अवश्य ही किसी समुद्री डाकू का होगा बांके। यह खजाना मुझे तुम्हारे कारण मिला है, फिर हुन्ना देश पुच्छी। ही। बहू सत्यानाश, बेड़ा गर्क। बांके, अगर तुझे पता होता कि यहाँ रेत में इतना बड़ा खजाना दबा पड़ा है तो तू इसे क्यों यहाँ लाता। बहू। दोनों ने मिलकर सारा खजाना उस बक्से में भर दिया। फिर किंतु बांकेलाल, अब हम यहाँ से लौटेंगे कैसे? नौका तो है नहीं, किंतु तरकीब है, और अपनी जान बचाने के लिए इस तरकीब पर मुझे मोटे के साथ मिलकर काम करना ही होगा। बहू। खटखट। और फिर वाह बांके, अब हम इस पेड़ पर सवार होकर चप्पुओं से इसे नाव की तरह खेते हुए किनारे पर पहुंच जाएंगे। ही। अब हमें तुरंत सेनापति को बुलाकर यह खजाना उसके सुपुर्द करना होगा। उसे उसे अवस्त्र उसे वस्त्र आभूषण भी लाने को कह देंगे। बेड़ा गर्क, यह खजाना मुझे मिल जाता तो मैं एक और विशालगढ़ बना लेता। बहू। इस खजाने को सेनापति के सुपुर्द करने और नए वस्त्र इत्यादि धारण करने के पश्चात बांके राक्षस जमाजम ने दूसरे किस स्थान का जिक्र किया था जहाँ वे माता श्री की मूर्ति ले जा सकता है?
मैंने इसीलिए 4 स्थानों का नाम लिया था, ताकि एक स्थान पर षड्यंत्र असफल हो जाए तो मैं दूसरे षड्यंत्र का प्रयोग कर सकूं। षड्यंत्र टीका में लिखे पहले षड्यंत्र के विफल हो जाने पर मैंने दूसरा षड्यंत्र भी षड्यंत्रिका में पहले ही पढ़ लिया था, जिसके मुताबिक अब मुझे राजा को लेकर जाना है वर्षापुर नाम के एक ऐसे स्थान पर जहां हर समय वर्षा होती रहती है। ही। अरे बांकेलाल, वर्षा आरंभ हो गई। आप व्यर्थ ना हो महाराज, क्योंकि इस समय हम वर्षा पुंजी नामक स्थान पर हैं, जहाँ 12 मास वर्षा होती है। ही। आप भीगने से बच जाएंगे। अब आप भीगने से बच जाएंगे। बस अब थोड़ी ही देर में हम जंजीरा पेड़ के पास पहुंच जाएंगे। जमाजम ने इस स्थान का नाम भी लिया था। ही। षड्यंत्रिका के मुताबिक आसमान को छूती इस वृक्ष की विशेषता यह है कि इस पर जटाओं के स्थान पर जंजीरें उगती है। इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा बादलों में ढका रहता है। वर्षा क्षेत्र में होने के कारण इस हिस्से पर वज्रपात होता रहता है। कड़ वज्रपात का असर लोहे की जंजीरों के कारण पूरे वृक्ष पर होता है। इस वक्त अगर कोई इन जंजीरों को छू ले तो वह सीधा स्वर्ग या नरक को प्रस्थान करता है। ही। और मैं मोटे को उस वृक्ष की शाखाओं का स्पर्श कराने जा रहा हूँ। ही। बांकेलाल, जंजीरा और कितनी दूर है? बस महाराज, निकट ही है। और जंजीरा निकट ही था। तुम यह कार्य कैसे करोगे तांत्रिक बबुला? हा। जंजीरा की शाखाओं में उत्पन्न होती खनक इस बात का प्रमाण है कि इस पर लगातार वज्रपात हो रहा है। राजा धात सिंह, और इस वज्रपात का प्रयोग करके ही मैं राजा विक्रम सिंह को नेस्तनाबूद करूंगा। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कैसे? उसके लिए कम से कम राजा को यहाँ पर तो लाना ही होगा। ही। नहीं, उसे यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन वृक्षों की शाखाओं को वहाँ भेज दूंगा। ही। मुझे लपेटू मंत्र पढ़ने दो। लपेटू की रस्सियाँ, दही की लस्सी, मेरे की बरसी, कफन की तरसी। ही। जबकि वृक्ष के दूसरी ओर ओह अद्भुत वृक्ष है, किंतु बांकेलाल यह तो जमाजम है ही नहीं। किंतु महाराज, अभी मुझे भगवान शंकर की भविष्यवाणी हुई है कि इस वृक्ष की जंजीरें जमाजम की मृत्यु का शस्त्र बन सकती है। महाराज, कृपया जल्दी करें, इससे पहले कि जमाजम हमें देख इस वृक्ष के एक जंजीर सुखत तोड़ लें। ठीक है बांकेलाल, तुम कहते हो तो मैं जंजीर तोड़ लेता हूँ। बूहू। हा। तोड़ मुच्छर। जंजीर का स्पर्श करते ही वज्रपात का असर तुझ पर भी हो जाएगा और तू हो जाएगा राख का ढेर, और मैं बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला भाग समाप्त करते हैं। दूसरे भाग में मिलते हैं दूसरे भाग में।